हम भारतीय लोगों को विदेश में रहना, वहां काम करना और पढ़ाई करना काफी पसंद है। भारत में विदेश जाने के लिए हर साल लाखों की संख्या में आवेदन आते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पर भारतीय लोग कनाडा और अमेरिका जाना ही पसंद करते हैं और बाकी देशों की तुलना में ज्यादातर भारतीय लोग कनाडा में ही काम करने और पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं। दूसरी ओर भारत के सभी पंजाबी लोगों की पहली पसंद भी कनाडा ही है और कनाडा में भारतीय लोगों की संख्या का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कनाडा की सरकारी डेटा एजेंसी स्टेटकैन के अनुसार कनाडा के 12 से अधिक शहरों में हर चौथा आदमी भारत का है। 2022 में कनाडा की सरकार ने 4,31,645 प्रवासियों को स्थायी निवासी के तौर पर वीजा दिया था, जिसमें से नागरिकता लेने वालों में 1,27,933 लोग भारतीय मूल के हैं। इसके अलावा कनाडा की संसद में भी 13 मेंबर भारत के हैं। अब भारतीय लोगों के लिए कनाडा पहली पसंद इसलिए है क्योंकि कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश और दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इसका नंबर आता है। साथ ही G7 जैसे ग्रुप का मेंबर भी है। तो एक विकसित अर्थव्यवस्था होने के साथ ही यहाँ पर बेरोजगारी दर भी बहुत कम है। इस कारण हर एक भारतीय रोजगार की तलाश में कनाडा जाना ही पसंद करता है या पसंद करता था, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि कनाडा के जो पहले हालात थे वे अब बदल चुके हैं। असल में कनाडा की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सिकुड़ रही है और हर एक चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। कनाडा में रहने का खर्चा दुनिया के विकसित देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है। यानी जिस कनाडा की अर्थव्यवस्था हमेशा तेज गति से चलती रहती थी, वो कनाडा आज के समय में आर्थिक मंदी में डूबता जा रहा है, जिससे इस देश में नौकरियों की संख्या कम हो गई है। और IMF की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2022 में कनाडा में 30,000 से अधिक लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, जबकि 2023 में कनाडा की अर्थव्यवस्था में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर सवाल यह है कि कनाडा के आर्थिक हालात इतने बुरे कैसे हो गए हैं और क्या सही में कनाडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्यों कनाडा की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली है, क्यों कनाडा में रहना इतना महंगा हो गया है, कनाडा मंदी में क्यों धंसता जा रहा है, इसके अलग अलग कारण क्या हैं, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो पिछले कई दशकों से कनाडा विदेशी प्रवासियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभरा है, क्योंकि अमेरिका की तुलना में काफी सुरक्षित और सस्ता स्थान होने के साथ ही अमेरिका के पास होने के कारण आसानी से अमेरिका आया जा सकता है। अमेरिका के यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम के अलावा कनाडा बिल्कुल अमेरिका जैसा ही है और लंबे समय से कनाडा ने आर्थिक मंदी भी नहीं देखी है। इसके अलावा इस देश में दंगे या आंदोलन भी बहुत कम ही होते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से आप जिस कनाडा के बारे में सुन रहे हैं वो कनाडा अब बदल चुका है, क्योंकि आजकल कनाडा के शहरों की सड़कों और पुलों के नीचे और पार्कों में सैकड़ों की संख्या में बेघर और बेरोजगार लोग दिखाई देते हैं, जो तंबू ताने हुए बैठे हैं और छोटे से तंबू में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और ये बेघर और भिखारी लोग कनाडा के ही है जो लंबे समय से बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के छोटे शहरों ने कभी ऐसे बेघर लोग नहीं देखे थे, पर आज इन छोटे शहरों में भी बेघर लोग दिखाई देने लगे हैं और इन लोगों की वजह से कनाडा में आज क्राइम रेट भी बढ़ गया है। और टोरंटो जैसे बड़े शहरों के मेट्रो स्टेशन पर भी अब बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, जिससे लोग रात के समय मेट्रो में सफर करने से डर रहे हैं। इसके अलावा कनाडा की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई है। लोगों को इलाज के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं। लंबे बीमारी से जूझ रहे लोग सालों तक अपने ऑपरेशन का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कनाडा में बड़ी संख्या में युवा लोग ड्रग्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कनाडा के युवा लोग अल्प आयु में ही मर रहे हैं। यानी यहाँ के लोगों की जीवन प्रत्याशा कम हो रही है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कनाडा आंतरिक रूप से टूट रहा है। साथ ही गिरती हुई अर्थव्यवस्था के कारण कनाडा की दिक्कतें और भी बढ़ गई है। लेकिन कनाडा की अर्थव्यवस्था के ऐसे हालात क्यों हो गए? तो कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी के मामले में इस देश की आबादी बहुत कम, मात्र 4 करोड़ ही है। और इसमें से भी इस देश की 90% आबादी तो इस देश के कुल क्षेत्रफल के 10वें हिस्से में ही रहती है, जिससे कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा शहरीकृत देश बन गया है। दूसरी ओर कनाडा के भूगोल के कारण
कनाडा को संसाधनों की अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है, क्योंकि कनाडा पहले फ्रांस और ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। पहले कनाडा में मछली पालन और कोयले का निर्यात प्रमुख व्यवसाय हुआ करता था, लेकिन 20वीं शताब्दी में कनाडा में कच्चा तेल मिलने के बाद कनाडा तेल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का एक प्रमुख निर्यातक देश बन गया। अब तेल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का निर्यातक होने के कारण ही कनाडा में तेजी से उद्योगों का विकास होने लगा। बावजूद इसके प्रमुख तौर पर कनाडा खनिज संपदा का प्रमुख निर्यातक था। फिर अमेरिका से सीमा साझा करने के कारण अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था ने हमेशा कनाडा का साथ दिया था। 20वीं शताब्दी में कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों के कारखाने कनाडा में हुआ करते थे, जिसमें फोर्ड, जनरल मोटर्स, एजेंट क्राफ्ट जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के संयंत्र कनाडा में ही खोले गए थे। तो इन कारखानों के कारण कनाडा की अर्थव्यवस्था में हमेशा तेजी बनी रही थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कनाडा के लोग अमेरिकी लोगों की तुलना में काफी गरीब हो गया है और धीरे धीरे कनाडा के लोगों की खरीदने की क्षमता भी कम हो रही है। 2020 में प्रकाशित हुए OECD प्रेडिक्शन के अनुसार अगले 30 सालों में कनाडा OECD देशों में सबसे धीमी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा, क्योंकि एक पीढ़ी पहले तक कनाडा इन देशों में सबसे अमीर देश माना जाता था, लेकिन अगली पीढ़ी तक कनाडा इन देशों में सबसे गरीब देश बन जाएगा। तो कनाडा के ऐसे हालात का सबसे बड़ा कारण यहाँ के लोगों की उत्पादन क्षमता है, जो धीरे धीरे बहुत कम हो गई है। आसान शब्दों में कहें तो कनाडा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक सी गई है। और इकोनॉमी के अनुसार किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए उत्पादनता एक प्रमुख तत्व होता है, और उत्पादकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था में एक श्रमिक कितना उत्पादन करता है, क्योंकि हर एक श्रमिक जितना उत्पादन करता है उतनी ही अधिक उस देश में संपत्ति होती है, क्योंकि उत्पादन क्षमता बताती है कि किसी भी वस्तु की कितनी खरीदारी उस देश के लोग कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में पैसों की गति घूमती रहती है। लेकिन कनाडा में उत्पादन की क्षमता पिछले एक दशक में काफी कम हो गई है। इसका उदाहरण आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक अमेरिकन एक कनाडाई श्रमिक की तुलना में 40% अधिक उत्पादन करता है, जिससे एक कैनेडियन एक अमेरिकी की तुलना में कम कमाता है। अमेरिका में औसतन वेतन लगभग 57,000 अमेरिकी डॉलर है, जबकि कनाडा में वेतन लगभग 44,000 अमेरिकी डॉलर से भी कम है। यानी उत्पादन क्षमता के अनुसार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तय होती है। तो यह गलती कनाडा की सरकार ने की है। पिछले काफी समय से कनाडा की सरकार ने अपनी उत्पादन क्षमता को काफी कम कर दिया है। कनाडा के लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्री को बंद कर दिया है और अपनी अर्थव्यवस्था को मात्र घर खरीदने और बेचने पर ही केंद्रित कर दिया है। यानी अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को रियल एस्टेट सेक्टर पर ही केंद्रित कर दिया है, जबकि ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और IT जैसे सेक्टर का काफी बड़ा हिस्सा होता है। इसके अलावा कनाडा ने अपने संसाधनों से समृद्ध अर्थव्यवस्था को पोंजी स्कीम वाली अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। पोंजी स्कीम एक धोखाधड़ी वाली स्कीम होती है। इस स्कीम के अंतर्गत नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल पुराने निवेशकों के मुनाफा के तौर पर दिए जाते हैं। तो कनाडा में भी यही हो रहा है। यहाँ के लोग ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक घर को खरीदते हैं और फिर बड़ी कीमत में उस घर को बेच देते हैं। और कनाडा में रियल सेक्टर का विकास 2008 में आई आर्थिक मंदी के बाद हुआ। 2008 और 2009 में जहां पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिर रहे थे और बैंक बर्बाद हो रहे थे, वहीं कनाडा में इस मंदी का कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि कनाडा का रियल एस्टेट सेक्टर इस मंदी के दौर में भी काफी विकसित हुआ था। और जब कनाडा की वर्ल्ड सेंट्रल बैंक ने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज दरों को कम करना शुरू कर दिया, और तब कनाडा के सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ कनाडा ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने भी ब्याज दरों को लगभग शून्य कर दिया, जिससे कनाडा में घरों की कीमत सस्ती होने लगी और सभी लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश करना शुरू कर दिया। उस समय तक 70% कनाडा के लोगों के पास खुद का घर हुआ करता था, लेकिन मंदी के खत्म होने के बाद इन घरों की कीमत बढ़ने लगी। कनाडा के टोरंटो और वैंकूवर जैसे प्रमुख शहरों में घरों की कीमतें हर साल 2% की दर से बढ़ने लगी थी, जिससे कनाडा के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी की ज्यादा कीमत मिल रही थी। इस कारण यहाँ के लोगों ने प्रॉपर्टी में निवेश करना सबसे उचित समझा। तो इसके बाद से ज्यादातर कनाडा के लोगों ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। यानी वे मकान को बनाते और बेचते और मुनाफा कमाने लगे। लेकिन इससे अर्थव्यवस्था में काम आने वाले अन्य उद्योगों का विकास काफी कम हो गया,
और कारखाने लगाने भी कम कर दिए लोगों ने। पर 2014 में कच्चे तेल की कीमत में भयंकर गिरावट आई। तेल की कीमत 1 साल के अंदर गिरकर आधी से भी कम हो गई। अब कच्चा तेल कनाडा का प्रमुख निर्यातक संसाधन होने के कारण कनाडा के ऑयल बिजनेसमैन और कनाडा की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट शुरू हो गई। उसके बाद लोगों ने और भी घर खरीदने और बेचने शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय कनाडा में प्रवासियों की संख्या भी बढ़ रही थी और प्रवासियों को नए मकान की भी जरूरत थी। इस कारण कनाडा में यहाँ के लोग नए घरों को खरीदते और उन्हें बेच देते या फिर किराए पर दे देते थे, जिससे कनाडा की अर्थव्यवस्था में, जहाँ कनाडा का अधिकतर पैसा अन्य कंपनियों के शेयर मार्केट में लगाना चाहिए था, वहीं वो पैसा अब नए मकान को बनाने और बेचने में लगने लगा। यानी कनाडा के लोग नए व्यवसाय में निवेश करना बंद कर रहे थे या फिर निवेश बिल्कुल कम कर दिया था। तो कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट दूसरे क्षेत्रों की तुलना में काफी तेजी से विकसित हुआ। इस कारण साल 2009 के बाद प्रॉपर्टी की कीमत 10 गुना तक बढ़ गई। इसका फायदा मकान मालिकों तो हुआ, लेकिन सामने किराए पर रहने वाले लोगों के लिए एक घाटे का सौदा साबित हुआ, क्योंकि इससे किराया बढ़ गया लेकिन कमाई उनकी स्थिर हो गई थी। एक औसत कनाडाई नागरिक अपनी आमदनी का 40% हिस्सा मात्र किराए पर खर्च कर देता था। और फिर साल 2019 में महामारी के बाद जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी की आहट आई, तो उस समय भी कनाडा की सरकार ने प्रॉपर्टी में निवेश करने की सलाह दी, क्योंकि उस समय बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दरों को शून्य कर दिया, जिससे 2020 से 2022 के बीच अधिक से अधिक लोगों ने बैंकों से लोन लेकर घर खरीद लिया। इस कारण उस समय कनाडा में मकान की कीमत 50% तक बढ़ गई थी। पर महामारी के खत्म होने के बाद बैंक ऑफ कनाडा और कनाडा के अन्य बैंकों ने ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी ओर महामारी के असर के कारण कनाडा में जॉब की कोई भी वृद्धि नहीं हुई थी। इस कारण लोगों पर घरों के ब्याज भरने की दिक्कतें बढ़ने लगी। यानी जॉब में कम आमदनी आने और कोरोना से आई मंदी के कारण लोगों की दिक्कतें और बढ़ने लगी थी। इस कारण वहां के बैंकों ने नई स्कीम निकाली और घरों की ईएमआई के पैसे कम करके ईएमआई की संख्या बढ़ा दी, जिसके बाद एक कनाडाई नागरिक अपने घरों की ईएमआई को 10 साल से लेकर 60 सालों के भीतर भर सकता था। लेकिन इस स्कीम के बाद लोग अब आजीवन अपने घरों की ईएमआई भर रहे हैं। इस कारण यहाँ के लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मात्र घरों की ईएमआई भरने में चला जाता है, जिससे लोगों को अब कोई भी नया सामान खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस कारण तो कनाडा के लोगों की उत्पादन क्षमता और खरीदने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई, जिससे कनाडा की इकोनॉमी बिल्कुल स्थिर हो गई है। लेकिन बावजूद इसके आज भी कनाडा के लोग दूसरे व्यवसाय में पैसा लगाने के बजाय रियल एस्टेट मार्केट में ही अपना पैसा निवेश करते हैं। इस कारण कनाडा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल असंतुलित हो गई है और सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट में पैसा निवेश करने के कारण अन्य व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। सामने अमेरिकी लोग नए व्यवसायों में पैसा लगाकर काफी मुनाफा भी कमाते हैं और इससे अमेरिका में नए व्यवसायों का निर्माण भी होता है, जिससे रोजगार भी बढ़ता है। और नए व्यवसायों से अर्थव्यवस्था को होने वाले फायदे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका का एक कर्मचारी एक साल में $27,000 निवेश करता है, जबकि कनाडा में एक व्यक्ति हर साल $14,000 से भी कम निवेश एक नए व्यवसाय में करता है। इस कारण से कनाडा की कोई भी कंपनी दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में नहीं आती है। और इतना ही नहीं, कनाडा के कर्मचारी अमेरिकी कर्मचारियों की तरह उत्पादक भी नहीं है। कनाडा के कर्मचारी अमेरिकी कर्मचारी की तुलना में कम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कनाडा के कर्मचारी आज भी पुराने कंप्यूटर और पुराने सॉफ्टवेयर और पुराने फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, जिसका इनकी उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। और अमेरिका की तुलना में कनाडियाई कम उत्पादक कर रहे हैं। तो एक प्रमुख कारण है कि कनाडा की अर्थव्यवस्था धीमी गति से चल रही है। और कनाडा की इस असंतुलित अर्थव्यवस्था के कारण कनाडा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्थिर हो गई है। इस कारण साल 2023 में जुलाई महीने में कनाडा की बेरोजगारी दर 5.5% हो गई। साथ ही बैंक ऑफ कनाडा के अनुसार मुद्रास्फीति भी 8.1% तक अपने उच्च स्तर पर पहुंच गई है। फिर 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी पहली तिमाही में 0.6% की वृद्धि के बाद दूसरी तिमाही में बराबर ही रही। तो इस मंदी का कारण आवास निवेश में निरंतर गिरावट, छोटी इन्वेंट्री संचय के साथ ही धीमे अंतर्राष्ट्रीय निर्यात और कम घरेलू खर्च है। इतना ही नहीं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अनुमान है कि
2030 तक कनाडा के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन में केवल 0.7% की वृद्धि होगी। इस कारण कनाडा विकसित देशों की श्रेणी में अंतिम स्थान पर आ जाएगा। यानी कनाडा की असंतुलित अर्थव्यवस्था ने कनाडा के आर्थिक हालातों को खराब किया है। और अगर कनाडा अपने इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी में खर्च को नहीं बढ़ाता है और रियल एस्टेट सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट जारी रखता है तो आने वाले सालों में कनाडा की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।